नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने शासन पद्धति को एक जीवंत और संवेदनशील प्रणाली बताया है, जो नवाचार और नए विचारों के माध्यम से संचालित होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। असम सरकार ने नई दिल्ली में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 246 भारतीयों का एक जत्था मुंबई पहुंचा। और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और एच.एस. प्रणॉय सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। 100 वॉट के FM ट्रांसमीटरों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर आकाशवाणी और प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट। FM प्रसारण के इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देना है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख शामिल हैं। आकाशवाणी की इस सेवा के विस्तार से इस मीडियम से वंचित अतिरिक्त 2 करोड़ लोग अब जुड़ जाएंगे। इस सेवा के विस्तार से लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रेडियो प्रसारण संभव हो सकेगा। सरकार देश में FM प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का मानना है कि रेडियो जन समूह तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम इस महीने 100वीं कड़ी पूरी करने जा रहा है और ये बड़े जनसमूह तक पहुंचने का एक अनोखा माध्यम बन चुका है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन पद्धति को एक जीवंत और संवेदनशील प्रणाली बताया है, जो नवाचार और नए विचारों के माध्यम से संचालित होती है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात सरकार की प्रौद्योगिकी की मदद से शिकायत निवारण की राज्यव्यापी पहल स्वागत की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि स्वागत जनोन्मुखी शासन के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगा। श्री मोदी ने स्वागत की सफलता में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हुआ है। स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी स्वागत का जन्म हुआ। स्वागत के पीछे की भावना थी सामान्य मानवीय का लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्वागत। स्वागत की भावना थी विधान का स्वागत, समाधान का स्वागत। और आज 20 वर्ष बाद भी स्वागत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, रीच ऑफ गवर्नेंस। यूनाइटेड नेशंस ने भी स्वागत की तारीफ की। इसे यूएन का प्रतिष्ठित पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और उनके अनुभवों के बारे में जाना। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता 2024 तक पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये समझौता असम के दीमा हसाओ जिले में उग्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस समझौते के बाद असम में कोई उग्रवादी समूह नहीं रह जाएगा। आज के समझौते में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों का प्रावधान है।
इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए का एक विशेष विकास पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ऑपरेशन कावेरी के तहत संकटग्रस्त सूडान से 246 भारतीयों का एक जत्था आज मुंबई पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट में तस्वीरों के साथ विमान के पहुंचने की जानकारी देते हुए लिखा कि एक और ऑपरेशन कावेरी फ्लाइट मुंबई पहुंच गई। 246 और भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने दिल्ली में कहा कि सूडान में स्थिति अत्यंत गंभीर है और भारत लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। विदेश सचिव ने कहा कि सूडान में संचार सुविधाएं स्थापित हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से भारतीय नागरिक स्थिति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही भारत सरकार ने भी उन्हें आवश्यक परामर्श दिए हैं। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारतीय दूतावास ने वहां ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 3,000 भारतीय नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 300 अन्य लोग दूतावास के संपर्क में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रुसलान झाकसलेकोव और ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जो के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरे माहौल में हुई। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यतागत संबंधों पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ईरान के रक्षा मंत्री और सशस्त्र बल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा घेरई आश्तियानी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू के साथ मुलाकात के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन और स्थिरता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों को वित्तीय, परिचालन और संगठनात्मक रूप से लचीला होने की जरूरत है। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा मुंबई में आयोजित वित्तीय लचीलेपन पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि किसी भी देश के वित्तीय क्षेत्र, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लचीला और आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में रोड शो और रविवार को प्रचार करेंगे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि वे 42 स्थानों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक भाजपा इकाई के 50 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्हें पार्टी के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिवमोगा जिले में और राहुल गांधी ने मंगलुरु में रोड शो किया। एक रिपोर्ट। मई 10 तारीख के विधानसभा चुनाव के लिए कई नेता और उम्मीदवार सुबह जल्दी प्रचार कार्य आरंभ करके रात तक प्रचार कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री अप्रैल 29 और 30 तारीख को लगातार उत्तर से लेकर दक्षिण भाग तक यानी बीदर से लेकर मैसूर तक 5 सार्वजनिक रैली और 2 रोड शोज करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कलबुर्गी और विजयपुरा में प्रचार कार्य करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में प्रचार कार्य करेंगे। सुधींद्रा का समाचार बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घर से वोट डालने की सुविधा 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा ने बताया कि बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं ने घर से वोट डालने का विकल्प चुना है। In the category of 80 plus, around 80,250 voters have consented to give vote from home. And around 19,000 people with disabilities have consented to give vote from home. So in our polling party, there will be 2 polling officials. So when we go their house, we'll first check the identity of the voter. Polling official will sign the declaration for the voter and the ballot will be issued to him. The voter will go behind the voting compartment. He'll mark his or her choice on the ballot paper and put in our voting container. अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सांकेतिक भाषा का महत्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सांकेतिक भाषा की अहमियत की चर्चा की है। जो लोग बोल नहीं पाते, जो ठीक से सुन नहीं पाते, ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए अभिव्यक्ति बड़ी चुनौती रही है। शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे ऐसे लोगों के लिए सांकेतिक भाषा मददगार बन के उभरी है। इसके जरिए विशेष लोग न सिर्फ जिंदगी की चुनौतियों का आसानी से मुकाबला कर पा रहे हैं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा शोध केंद्र ने ऐसे विशेष लोगों के लिए सांकेतिक भाषा विकसित करने की दिशा में लंबा सफर तय किया है। इस कामयाबी को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2022 को यूं याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बदलो बदलो, आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो, अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अंतिम 8 में पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने शासन पद्धति को एक जीवंत और संवेदनशील प्रणाली बताया है जो नवाचार और नए विचारों के माध्यम से संचालित होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। असम सरकार ने नई दिल्ली में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 246 भारतीयों का एक जत्था मुंबई पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।